स्टूडेंट्स, आई एम सैयद जुनैद अली और फिर आज हम अगेन केमिस्ट्री पढ़ेंगे। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में केमिस्ट्री पढ़ा था, केमिस्ट्री का पार्ट सेकंड जिसमें हमने वैलेंसी लास्ट डिस्कशन किया था। तो एक बार अगेन हम एटम देखेंगे कि एटम के अंदर क्या क्या होता है और फिर उसके बाद हम वैलेंसी देखेंगे कैसे वैलेंसी फाइंड की जाती है। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एटम की कि एटम के अंदर क्या क्या होता है। तो भाई एटम का इससे पहले हमने आपको बताया था कि एटम के सेंटर में, एटम का जो सेंटर होता है उसमें न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। और उसके आसपास शेल्स होते हैं, उसके आसपास क्या होते हैं, शेल्स होते हैं। और इन शेल्स के अंदर, इन शेल्स के अंदर सब शेल्स होते हैं, इन शेल्स के अंदर क्या होते हैं, सब शेल्स होते हैं। ठीक है, और ये जो शेल्स होते हैं इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनके अंदर क्या रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। ठीक है भाई, तो शेल्स और सब शेल्स। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि भाई शेल्स और सब शेल्स क्या होते हैं, या इसको एक और नाम दिया जाता है ऑर्बिट, ऑर्बिटल, ऑर्बिट, ऑर्बिटल। ये दोनों नाम इसके हैं, शेल्स का हैं। जैसे या हम सब शेल कहें तो सब शेल मतलब ऑर्बिटल और शेल मतलब ऑर्बिट। तो भाई जो और शेल्स होते हैं जनरली बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग, अगर हम शेल्स की बात करें, शेल्स की बात करें तो भाई शेल्स होते हैं KLMN। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं, ये शेल्स कहलाते हैं। और इसमें जनरली फर्स्ट शेल है तो उसका n=1, सेकंड शेल है तो n=2, थर्ड शेल है तो n=3, फोर्थ शेल है तो n=4। इस तरह से ये बढ़ता जाता है और ये शेल्स भी बढ़ते जाते हैं। तो भाई ये n=1 है क्या, तो एक्चुअल में शेल्स फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है 2n²। क्या होता है, 2n²। तो इससे हमें पता चलता है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस शेल के अंदर प्रेजेंट होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें कि भाई फर्स्ट शेल के अंदर, के शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो के शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता करने के लिए हमें n=1 रखना पड़ेगा, जो कि 2 × 1 का स्क्वायर, दैट इज़ 2 × 1 दैट इज़ 2। तो इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, 2। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो क्या होंगे, 2। ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या हैं ये, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो भाई के शेल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 होते हैं। ऐसे ही अगर हम एल शेल की बात करें तो एल शेल के लिए हमने बताया n= क्या होगा, 2। तो भाई 2 × 2 स्क्वायर दैट इज़ 2 × 4 दैट इज़ 2 4 टाइम्स 8। यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो आएंगे, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, इसमें 8 होंगे। कौन से शेल के अंदर, एल शेल के अंदर। ऐसे ही हम एम शेल की बात करें, KLM शेल, एम शेल। तो एम शेल के लिए वैल्यू हो जाएगी n=3 दैट इज़ 2 × 3 स्क्वायर, 2 × 3 स्क्वायर इज़ 9, 2 9 टाइम्स 18। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, मैक्सिमम 18। क्लियर। अब भाई ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जो KLMN होते हैं ये कहलाते हैं शेल्स। क्या कहलाते हैं, शेल्स, या इनको एक और नाम दिया जाता है ऑर्बिट। क्या कहा जाता है इन्हें, ऑर्बिट। ठीक है, तो भाई एटम के अंदर 3 चीज़ें होती हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो होते हैं वो काय में होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, जो कि सेंटर होता है, जो कि क्या होता है, सेंटर होता है। और भाई आसपास उसके क्या होते हैं, शेल्स होते हैं। और ये शेल्स कैरी करते हैं, सब शेल्स को कैरी करते हैं। क्लियर है इतना, ठीक है। तो भाई
यहाँ पर शेल्स जो होते हैं वो KLMN होते हैं और बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग हम इसको कैलकुलेट करते हैं, जो कि इसका एक्चुअल फार्मूला 2n² है। तो इस तरह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स K शेल में 2, L शेल में 8, M शेल में 18। तो भाई इसी के बेस्ड पर ऑक्टेट रूल था। इसके बेस्ड पर कौन सा रूल था? ऑक्टेट रूल। इसके बेस्ड पर था ऑक्टेट रूल। तो भाई यहाँ पर ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग अब यहाँ से हमने देखा कि फर्स्ट शेल में 2 आ रहे हैं, सेकंड शेल में 8 आ रहे हैं, थर्ड शेल में 18 आ रहे हैं। ठीक है, इस तरह से ऑक्टेट रूल बना। अब एक्चुअल में क्या था कि भाई जो शेल नंबर 1 है, अब इसके अंदर तो 1 ही ऑर्बिट है, यानी कि एक ही ऑर्बिटल आएगा। फर्स्ट शेल में हमेशा कितने ऑर्बिटल होते हैं? एक ही ऑर्बिटल होता है। चलिए अब हम देखेंगे इसके अंदर ऑर्बिटल। तो ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर 2, 8, 18 और फिर ऐसे ही हम फोर्थ वन का निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 32 और इस तरह से हम वैल्यू निकालते जाते हैं, फर्दर इसे सॉल्व करते जाते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा, जब मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये 18 इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड होते हैं। तो यहाँ से आया है ऑक्टेट रूल और ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग अब हम देखेंगे वैलेंसी निकालना। क्या देखेंगे हम? वैलेंसी निकालना। ये 2, 8, 18, 32 को कभी कभी ऐसा भी लिखा जाता है 2, 8, 8, 18। उसका रीज़न ये है कि भाई जब नंबर ऑफ शेल्स फर्स्ट होता है तो उसके अंदर तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, बट जब नंबर ऑफ शेल्स सेकंड होता है तो उसके अंदर 8, 8 के 2 पेयर्स बनते हैं, 8, 8 के 2 पेयर्स बनते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा 3 का स्क्वायर इज़ 9, दैट इज़ 2 9 टाइम्स 18, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 18 आते हैं। चलिए भाई अब हम इसके अकॉर्डिंग पर देखते हैं वैलेंसी कैसे निकाला जाएगा। इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं वैलेंसी और इसी से रिलेटेड हम देखेंगे चार्ज कैसे निकाला जाएगा। चलिए, तो भाई सबसे पहले हम शेल और सब शेल को डिफाइन कर रहे थे। जैसे कि हमने बोला था K इक्वल्स टू, K जो होता है फर्स्ट शेल होता है, तो K शेल के अंदर ऑर्बिटल की बात करें, हम किसकी बात करें? ऑर्बिटल की बात करें तो भाई K शेल के अंदर सिर्फ S ऑर्बिटल होता है। कौन सा ऑर्बिटल होता है? S ऑर्बिटल होता है। और P शेल के अंदर S ऑर्बिटल भी होता है और P ऑर्बिटल भी होता है। एक्चुअल में 4 ऑर्बिटल्स होते हैं। ऑर्बिटल्स कितने होते हैं बेटा? ऑर्बिटल्स टोटल होते हैं 4, जिसे हम कहते हैं S, P, D और F। S, P, D और F इसे हम कहते हैं बेटा ऑर्बिटल्स। और फर्स्ट शेल में सिर्फ S ऑर्बिटल होता है, P शेल में S और P भी होता है, सॉरी P शेल कह रहा हूँ कि L शेल के अंदर S और P होता है, M शेल के अंदर S भी होता है, P भी होता है और D भी होता है। जबकि M के बाद जैसे ही हम N शेल के अंदर जाते हैं तो इसके अंदर हमें S भी ऑर्बिटल मिलता है, P भी मिलता है, D भी मिलता है और F भी मिलता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट K शेल के अंदर एक ऑर्बिटल होता है, सेकंड में 2, M में, थर्ड में 3 और N शेल के अंदर 4 और इसके बाद जितने भी होते हैं उसके अंदर एज इट इज़ 4 होते हैं। एज इट इज़ क्या होते हैं? 4, क्योंकि इससे ज़्यादा ऑर्बिटल्स नहीं होते। टोटल ऑर्बिटल्स कितने हैं? 4। टोटल ऑर्बिटल्स हैं 4। तो भाई ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग अब हम देखते हैं वैलेंसी, कि वैलेंसी क्या होता है। ठीक है, ये क्लियर है, ये ध्यान रखिएगा कि किस शेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं।
चलिए मैं यहाँ पर ऊपर ऑक्टेट रूल लिख देता हूँ जिसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट शेल में 2, सेकंड में 8, फिर 8, ठीक है। ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चलिए तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि वैलेंसी क्या होता है। वैलेंसी, वैलेंसी का मतलब होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी atom of an element। कंबाइनिंग कैपेसिटी एटम ऑफ एन एलिमेंट, कोई भी एटम की यानी कोई भी एलिमेंट का एटम हो उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी जो होगी वो कहलाएगी वैलेंसी, ठीक है। अब इसके लिए मैं लास्ट में आपको एक ट्रिक बताऊंगा कि डायरेक्ट आप कैसे वैलेंसी बगैर फाइंड करें। अगर आपको याद रखना है कि कैसे किसकी क्या वैलेंसी होगी तो इसका याद करने का बहुत इजी वे है पूरे पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स का, तो मैं इंशाल्लाह आपको लास्ट में मेंशन करूंगा वो। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं वैलेंसी निकाली कैसे जाती है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने सबसे पहले ऑक्सीजन की बात करें हम, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज एन वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट, ठीक है, और वेरी इंपॉर्टेंट गैस, ठीक है, फॉर, और हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट गैस होती है ऑक्सीजन। इसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है 8 और इसका एटॉमिक मास जो होता है वो होता है 16 ग्राम पर मोल, ठीक है। अब ऑक्सीजन के अंदर टोटल 8 एटॉमिक नंबर है, तो जितने एटॉमिक नंबर होते हैं उतने ही हमने बताया था आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो भाई 8 इलेक्ट्रॉन्स टोटल इसके अंदर है। तो हम ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग अगर देखें तो फर्स्ट में 2 होना चाहिए, सेकंड में 8 होना चाहिए, फिर 8 होना चाहिए, ठीक है। अभी हम 3 डिजिट्स तक ले रहे हैं ओनली। अब भाई हमने ऑक्सीजन का एटम देखा तो भाई हमने इसका 8 इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट किया ऑक्सीजन के लिए, तो फर्स्ट में 2 आ गए, सेकंड में 6 आ गए। इन दोनों के अंदर डिफरेंस कितना बचा? 2 का। डिफरेंस कितने का बचा? 2 का, क्योंकि भाई इसको अपना शेल कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है? 8 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। किसकी ज़रूरत है? 8 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। तो भाई ये 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको कंप्लीट करना है 8, तो 8 तक जाने के लिए इसे 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होगी, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेगा और 8 हो जाएगा, यानी अपना ऑक्टेट क्या कर लेगा? कंप्लीट कर लेगा। तो भाई ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन को लेता है या डोनेट करता है उसे हम कहते हैं वैलेंसी। तो भाई इसकी जो वैलेंसी हुई वो क्या हुई? 2। वैलेंसी क्या हो गई? 2। अब यहाँ पर चार्ज, हम इसी से रिलेटेड चार्ज होता है, थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस होता है चार्ज में और इसके अंदर। तो भाई एक्चुअल में चार्ज हम कहते हैं चार्ज, कंबाइनिंग कैपेसिटी एटम ऑफ एन एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट के एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी जो होती है वो वैलेंसी कहलाती है, जबकि एक सिंगल एटम कोई एक एटम है वो सिंगल फॉर्म में किस तरह का चार्ज रखता है अपने पास, यानी कि उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, सिंगल एटम अपने पास कैसी प्रॉपर्टी रखता है, या एक्सेप्टिंग की रखता है
या डोनेटिंग की रखता है। तो भाई एक्सेप्टिंग और डोनेटिंग के अकॉर्डिंग क्या बताया जाएगा, चार्ज बताया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल 6 इसके पास इलेक्ट्रॉन्स थे, 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा ये और 8 बनाएगा, तो भाई 2 तो हो गई इसकी वैलेंसी। लेकिन यहाँ पर देखें ये 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, ये 2 को लेगा, यानी कि लेगा मतलब भाई इसने उधार लिए हैं। इसने क्या लिए हैं, उधार लिए हैं, ये किसी को डोनेट नहीं कर रहा, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन उधार लिए हैं, इसीलिए इस पर चार्ज क्या आया, माइनस। तो भाई ये क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, तो एक्सेप्ट के लिए कौन सा साइन आएगा, नेगेटिव, जबकि डोनेट करने के लिए कौन सा साइन आएगा, पॉजिटिव। डोनेट के लिए कौन सा साइन आएगा, पॉजिटिव। तो भाई यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो यहाँ पर इसका चार्ज क्या होगा, चार्ज इक्वल्स टू -2। और मैं ऑलरेडी पहले से बता चुका हूँ कि वैलेंसी के ऊपर कोई साइन नहीं होता, वैलेंसी के ऊपर कोई भी साइन नहीं होता। ठीक है, चलिए और एक आध और एग्जांपल देखते हैं हम। यहाँ तो ऑक्सीजन का देखा हमने, ऐसे ही एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं, कोई से बड़े एलिमेंट का देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्लोरीन, Cl, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, एटॉमिक मास होता है 35.5, लिया जाता है अप्रॉक्स ग्राम पर मोल। चलिए भाई, तो 17 इलेक्ट्रॉन। अब भाई ऑक्टेट रूल हमारा ये कहता है कि भाई फर्स्ट में 2 होना चाहिए, सेकंड में 8 होना चाहिए, फिर 8 होना चाहिए। ठीक है, अब भाई यहाँ पर जब हम क्लोरीन की बात करते हैं तो भाई फर्स्ट में तो 2 हो गए, फिर 8 हो गए 10, अब रिमेन्स बचे 7, तो इसमें आ गए 7। अब भाई इसे 8 करने के लिए कितने चाहिए, 1। कितने चाहिए, 1, यानी कि भाई इसे 7 से लेकर 8 पर जाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। किसकी ज़रूरत है, 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई, 1। वैलेंसी क्या हो गई इसकी, 1। और भाई चार्ज की बात करें अगर हम, तो भाई 7 से जाएगा ये 8 पर। अब भाई ये भी बेचारा गरीब है, कर्जा लेगा किसी से, तो भाई इसने कर्जा लिया। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन का इसने कर्जा लिया, जिसकी वजह से इसके ऊपर साइन क्या आ गया, नेगेटिव, यानी ये एक्सेप्ट करेगा 1 इलेक्ट्रॉन और 8 पर जाएगा। तो भाई यहाँ पर इसका चार्ज क्या हो जाएगा, -1। चार्ज क्या हो जाएगा, -1। तो भाई इस तरह से चार्ज कैलकुलेट किया जाता है, वैलेंसीज कैलकुलेट की जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि वैलेंसी में एक्चुअल में क्या होता है कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर 7 है, तो भाई 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना बहुत मुश्किल होगा एज कंपैरिजन टू 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेना, क्योंकि बेटा जितना एटम छोटा होता है, जितना एटम छोटा होता है यानी स्मॉल एटम होता है, उतना ज़्यादा उसके शेल्स में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है न्यूक्लियस से। अट्रैक्शन होता है काय से, न्यूक्लियस से क्या होता है, उतना ही उसका अट्रैक्शन होता है जितना स्मॉल एटम होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो भाई यहाँ पर हमने 2 एग्जांपल्स देखे जिसके थ्रू वैलेंसी और चार्ज को हमने डिफाइन किया। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट ट्रिक के ऊपर कि हम कैसे किसी का चार्ज निकालें। ठीक है, इसके बाद मैं आपसे बात करूँगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ऑक्सीडेशन नंबर पर। तो भाई यहाँ पर वैलेंसी क्लियर है। चलिए
वैलेंसी और चार्ज यहाँ पर क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं कि किस तरह से कोई भी एटम जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट बनाता है। या मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला था, चलिए वो ट्रिक देख लेते हैं। भाई ग्रुप्स ध्यान रखिएगा, जैसे ग्रुप 1 है, टोटल ग्रुप्स कितने हैं ऑलरेडी हमने सबसे पहले बताया था आपको, टोटल 18 ग्रुप्स हैं। 18 ग्रुप्स में बेटा फर्स्ट ग्रुप जो है, कौन सा ग्रुप है? फर्स्ट ग्रुप जो है उससे वैलेंसी स्टार्ट होती है 1 से। कैसे स्टार्ट होती है? 1 से। ये मैं बात कर रहा हूँ बिल्डिंग्स की। जैसे ही आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक बिल्डिंग मिलेगी, उसके साथ में यहाँ पर बिल्डिंग होगी, और फिर यहाँ से यहाँ तक कुछ ग्रुप्स होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपको अगेन यहाँ से बिल्डिंग मिलेगी सेम, और फिर ऐसा लास्ट में एक छोटा सा पार्ट और ऊपर होगा, और ये इस तरह से आपको पीरियोडिक टेबल मिलेगा। तो भाई ये जो ग्रुप होता है सबसे पहला वाला, ये होता है फर्स्ट ग्रुप। ऐसे ही यहाँ पर होगा सेकंड ग्रुप। सेकंड ग्रुप के बाद थर्ड ग्रुप से लेकर तो 12 ग्रुप तक, थर्ड ग्रुप से लेकर तो 12 ग्रुप तक ये सारे के सारे होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या होते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। तो भाई फर्स्ट ग्रुप की बात करें हम तो उसकी वैलेंसी क्या होगी, हमने बताया आपको 1, फर्स्ट ग्रुप की 1, सेकंड ग्रुप की 2, और फिर यहाँ पर होगा 13 ग्रुप, 14 ग्रुप, 15 ग्रुप, 16 ग्रुप और 17th ग्रुप, और फिर ऐसा लास्ट में यहाँ पर होगा आपका 18th ग्रुप, ठीक है। तो भाई यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर हो जाएगी 3, यहाँ पर 4, बेटा 4 से ज़्यादा नहीं होगी, वापस रिपीट आएगी 4 के बाद 3, 2, 1, और यहाँ पर होगी 0। यहाँ पर क्या होगी? 0। क्यों? क्योंकि ये 18th ग्रुप जो होता है वो होता है नोबल गैसेस। क्या होता है? नोबल गैसेस। और इनका जो ऑक्टेट होता है वो क्या होता है? कंप्लीट, ठीक है। अब वैलेंसीज में बेटा 4 तक वैलेंसीज ठीक हैं, बट 4 के बाद जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते जाएंगे तो वैलेंसीज चेंज होती जाएंगी। 3 पर आपको 5 भी मिलेगी, 2 पर आपको 6 भी मिलेगी, और 1 पर आपको 7 भी मिलेगी। 1 पर आपको 7 भी मिलेगी। ये जनरल फॉर्म होता है, ठीक है ना। ये कहीं केसेस में होता है, बट ये जनरली डाउन द ग्रुप जाने पर होता है। क्या जाने पर होता है? डाउन द ग्रुप जब आप जाएंगे तो 5, 6, 7 की स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है। वो एक नेक्स्ट टॉपिक है। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में जब पीरियोडिक टेबल के बारे में 11th क्लास के लेक्चर्स अपलोड किए जाएंगे तब मैं डिस्कशन करूंगा इस पर, बट मैं अभी आपको डायरेक्ट ट्रिक बता रहा था। तो भाई जो फर्स्ट ग्रुप होता है तो भाई उसकी वैलेंसी 1, सेकंड की 2, थर्ड की 13 की 3, 14 की 4, और फिर 15 की 3, 16 की 2, 17 की 1 और 18 की 0। इस तरह से आप डायरेक्ट याद रख लेंगे। और पीरियोडिक टेबल में एक लास्ट में एक पोर्शन होता है जो कि लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स का होता है, लैंथेनाइड्स का और एक्टिनाइड्स का होता है। तो भाई ये तो अलग ही होता है पीरियोडिक टेबल से, ठीक है। ये एक अलग पार्ट दिया हुआ है। बाकी ये सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात मैं नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ ये 2 स्टार्टिंग के ग्रुप की और 13 to 18 के ग्रुप की, बिकॉज इनकी जो वैलेंसीज होती हैं वो चेंज होती हैं, वेरिएबल होती हैं, इसीलिए इन पर क्वेश्चंस जो आते हैं बहुत कम आते हैं, या अगर जब भी क्वेश्चन आपको इस पर मिलेगा तो ऑलवेज एक रिएक्शन गिवन दी होगी जिससे कि आप पता कर सकें कि यहाँ पर उसकी वैलेंसीज क्या है। तो भाई ये ट्रिक थी, याद रखिएगा। डायरेक्ट ग्रुप के अकॉर्डिंग ग्रुप नंबर अगर आपको पता है तो आप डायरेक्ट वैलेंसीज उसकी बता सकते हैं, ठीक है। तो भाई ये बात थी वैलेंसी की। अब वैलेंसीज के बाद बात करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर की। ऑक्सीडेशन नंबर,
एक्चुअल में क्या होता है कि भाई जो एटम है वो कंबाइन होता है वेरियस एटम्स के साथ में, वेरियस एटम्स के साथ में, और वो वेरियस एटम्स में भी सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। अब भाई ये जो एटम्स हैं कंबाइन होते हैं, अब इनके पास एक डेफिनेट नंबर आता है और ये हम निकालते हैं चार्ज की हेल्प से। किसकी हेल्प से निकालते हैं? हम जो ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे वो किसकी हेल्प से निकालेंगे? चार्ज की हेल्प से। चार्ज जो होंगे वो मेन रोल प्ले करेंगे यहाँ पर। जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपाउंड की बात करूँ मैं, और हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर कंपाउंड का निकलता है। काय का निकलता है? कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर निकलता है। कभी भी मॉलिक्यूल का, एटम का ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकलेगा। जबकि याद रखिएगा एटम की वैलेंसी होगी, चार्ज होगा, एटम की वैलेंसी होगी और चार्ज होगा, बट कंपाउंड के अंदर क्या देखा जाएगा? ऑक्सीडेशन नंबर। क्या देखा जाएगा? ऑक्सीडेशन नंबर। एक्चुअल में कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर देखा जाता है, होता ये भी एलिमेंट का ही है। ये सारी प्रॉपर्टीज का ही की हैं, एलिमेंट की है, कोई भी एटम की। लेकिन ये एटम जब सिंगल स्टेट में होगा, जब क्या होगा? सिंगल स्टेट में होगा, तब उसकी वैलेंसी भी बताई जा सकती है और चार्ज भी बताया जा सकता है, ठीक है। बट कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर, बट एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कंपाउंड के फॉर्म में ही बताया जाता है। चलिए, जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपाउंड देखते हैं हम जानते हैं जिसे हम कहते हैं H2SO4, H2SO4 जिसे कहा जाता है किंग्स ऑफ केमिकल, किंग्स ऑफ केमिकल, किंग्स ऑफ केमिकल। केमिकल का राजा होता है ये जनरली, और हम जानते हैं इसका नाम क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। ऐसे pH के साथ नहीं लिखा जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। ये जो मेथड है ये बेटा पुरानी मेथड है, ठीक है। बट नाउ आ डेज के अंदर ये चेंज हो चुके हैं, ये चेंज हो चुका है। pH की जगह पर क्या लिखा जाता है? F लिखा जाता है। ऐसे ही बेटा सल्फेट लिखा जाएगा, तो सल्फेट लिखा जाएगा, ना कि सल्फेट। ये पुरानी मेथड है, ठीक है। चलिए, तो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 होता है। अब भाई यहाँ पर हमें पता करना है ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ S का ऑक्सीडेशन नंबर हमें पता करना है। तो भाई ऑक्सीडेशन नंबर पता करने के लिए हम चार्जेस की हेल्प लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम जानते हैं ऑलरेडी कि भाई ये जो हाइड्रोजन होता है उस पर चार्ज क्या होता है? +1, और बेटा जो ऑक्सीजन होता है उस पर चार्ज क्या होता है? -2। और सल्फ़र का जो चार्ज है हमने वो मान लिया x, क्योंकि हमें इसका क्या निकालना था? ऑक्सीडेशन नंबर निकालना था कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। चलिए, तो भाई यहाँ पर जैसा फॉर एग्जांपल H है, +1 इसका चार्ज होता है, और कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स है, तो मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, बीच में प्लस का साइन। S है तो S के लिए हमने लिख दिया x, प्लस का साइन। बेटा ऑक्सीजन है, चार्ज है -2, कितने टाइम्स है? 4 टाइम्स है, तो भाई -2 का मल्टीप्लाई 4 से इक्वल्स टू, कोई भी इसके ऊपर चार्ज गिवन नहीं है, इसीलिए इक्वल्स में क्या ले लिया हमने? 0।
और भाई इसे सॉल्व कर लिया तो ये 1 2 टाइम्स 2 प्लस का x माइनस 2 टाइम्स 4 दैट इज़ 2 4 टाइम्स 8 इक्वल्स टू 0 दैट इज़ प्लस 2 माइनस 8 प्लस माइनस माइनस 8 में से 2 माइनस करें तो बचे 6 यानी x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप x की वैल्यू आ गई हमारी, x की वैल्यू आ गई माइनस का 6 नेक्स्ट साइड गया प्लस का 6 यानी जो ऑक्सीडेशन नंबर है S का वो क्या है यहाँ पर +6, क्या है यहाँ पर +6। तो बेटा ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग हो सकता है, हर कंपाउंड का कैलकुलेट करना पड़ता है, बट जनरली पूरे पीरियोडिक टेबल में डायरेक्ट आपको याद रखना हो तो भी एक मेथड है, ठीक है। तो बट जनरली ऑलवेज इसको क्या किया जाएगा, कैलकुलेट किया जाता है हर कंपाउंड में, और हर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग होता है, हर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर अलग होता है। और हाँ एक स्टार पॉइंट ये कि भाई जैसे वैलेंसी एक ही होगी, चार्ज एक ही होगा, लेकिन कंपाउंड के जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो बहुत सारी हो सकती हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल नाइट्रोजन जो होता है बेटा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 से स्टार्ट होती है +5 तक। नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट स्टार्ट होती है +1 से लेकर 5 तक। ऐसे ही सल्फ़र की भी बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं, ठीक है। तो बट ऑक्सीडेशन स्टेट में सिर्फ इतना जनरली समझ लीजिए कि कंपाउंड के फॉर्मेशन में जो चार्ज आ जाता है दूसरे एलिमेंट्स की वजह से उस एटम के ऊपर, या ये कह सकते हैं कि जितने बॉन्ड्स बनाता है ये, उसे हम कहते हैं इसकी पावर, यानी कि जैसे कि +6 है यानी 6 बॉन्ड्स यहाँ पर बनेंगे। कितने बॉन्ड्स बनेंगे यहाँ पर? 6 बॉन्ड्स बनेंगे, ठीक है। चलिए तो अभी के लिए इतना ही। ये ऑक्सीडेशन नंबर था और हमने वैलेंसी देखा, चार्ज देखा, ऑक्सीडेशन नंबर देखा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ में कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया जाएगा और किस तरह से किया जाएगा, और उसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि कैसे उसे हम सॉल्व कर सकते हैं और कैसे हम किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत इम्पॉर्टेंट थिंग है, क्योंकि हर एक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इम्पॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि हम जब भी उसको एलेबोरेट करते हैं यानी उसके शेल्स फिल करते हैं, तो उन शेल्स के फिल करने के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है किसका? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, ठीक है। और फिर उसी से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक है हुंड्स रूल, जिसके अकॉर्डिंग फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है और स्पिन नंबर, ठीक है, और हाइब्रिडाइजेशन कि कैसे sp3 हो जाता है या sp2 हो जाता है। ये सारे टॉपिक्स आपको 11th क्लास में जनरली मिल जाते हैं। 11th क्लास और 12th क्लास का ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो मिलते हैं और ज़्यादा बेसिक्स के साथ नेक्स्ट क्लास में, स्पेशली फॉर 11th क्लास एंड 12th क्लास। नेक्स्ट जो टॉपिक इसके बाद मैं बताऊँगा वो बहुत स्पेशल है 11th क्लास और 12th क्लास के लिए, ठीक है। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में।